कि वैदिक काल 1500 BCE से लेकर के 600 BCE तक चला था। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, दो भाग में, एक पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड, एक उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। प्री जो वैदिक पीरियड है इसका कालक्रम होगा 1500 BCE से 1000 BCE तक। BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा 0 को मान रहे हैं, वहां से पहले, ठीक है, इतने साल पहले। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है, क्योंकि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है, इसलिए ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। इस समय जनजातीय जैसे व्यवस्था, जनजातीय लोग रहते थे, बस्ती वगैरह बना करके रहते थे। इस समय उत्तर वैदिक काल तक आपको जो है, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर के 600 BCE तक उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं। इस समय शहरी जीवन शुरू हो गया था, आप ऐसा कर सकते हैं फिर से। एक तो शहरी जीवन हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले, ठीक है, 2600 से 1900 के बीच, 1900 के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग पतन हो गया था, फिर से ग्रामीण व्यवस्था शुरू हुआ, और ये जनजातीय व्यवस्था था इस काल में। इस काल में फिर से शहरी व्यवस्था शुरू होने लगा था, और बुद्ध काल तक आते आते जो है और शहरी व्यवस्था डेवलप हो चुका था। तो इसके बाद जो है हमारा बुद्ध काल आएगा, यानी कि महाजनपदों का काल, जिसमें कई सारे छोटे छोटे जो जनपद थे वो अब बड़े बड़े महाजनपद हो गए। जैसे कि आप जान सकते हैं मगध महाजनपद हो गया, तक्षशिला हो गया, कौशल हो गया, ये सब महाजनपद एक्चुअल में बने थे। 16 महाजनपद उस समय के काल में आपको देखने को मिलेंगे। बुद्ध काल का टाइम जो है वो 600 से लेकर के 400 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा तक इसका टाइमलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आते हैं तो मौर्य काल के बात करते हैं। मौर्य काल, मौर्य एम्पायर, इस समय चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर के एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाए थे, ठीक है, जो यहाँ पर मैप आप देख सकते हैं। यही एक पहला साम्राज्य था, मतलब पूरे अखंड भारत पहली बार बनाने वाला यही साम्राज्य था, मौर्य एम्पायर। इस समय देखिए काबुल, गजनी और कंधार वाला इलाका, देखिए कंधार यहाँ है, कंधार वाला इलाका जो है जीत चुके थे, यानी कि सिंधु नदी के पश्चिम वाले इलाके पर, ठीक है। ये एक सुरक्षा पंक्ति को दर्शाता है दोस्तों कि इधर से हिंदू कुश रेंज था, जो हिंदू कुश रेंज है वहाँ से पहाड़ी वो प्रोटेक्ट करता था भारत को, इधर से हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है, और इधर से नदियाँ वगैरह। तो आप समझ सकते हैं एक नेचुरली प्रोटेक्टेड कंट्री ये बन चुका था, उस समय साम्राज्य बन चुका था। और पूरे इतिहास में आप देखिएगा ना तो 3 ही ऐसे शासक हुए जो इस पर कंट्रोल कर पाए हैं, काबुल, गजनी, कंधार वाले इलाके पर, जो अभी अफगानिस्तान में है। एक मौर्य साम्राज्य में है, ठीक है, दूसरा एक अकबर के टाइम में, और एक और ये कुषाण शासक भी करते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन एक औरंगजेब के टाइम में आपको देखने को मिला। तुगलक के टाइम में बनता है, लेकिन सिंधु नदी से इधर का ही इलाका रह जाता है, उधर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा जब हम बात करेंगे इसका, अभी बस टाइमलाइन को समझते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। मौर्य काल का जो टाइमलाइन है वो क्या है? 200 से लेकर के 200 BCE से लेकर 300 CE, यहाँ कॉमन एरा में पहुंच गए हैं दोस्तों, ठीक है, मौर्य काल के बाद। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया दोस्त, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ जो हम लोग देखे थे 400 BCE ना, तो यहाँ मौर्य काल 400 से लेकर 200 BCE में चलेगा, ठीक है। मौर्य काल 400 BCE से 200 BCE में चलेगा। मौर्योत्तर काल जो है, मौर्योत्तर काल मौर्यों के बाद का काल को बोल रहे हैं, तो ये जो काल है ये है 200 BCE से लेकर 300 CE यानी कॉमन एरा में आ जाएगा। इस समय 2 जो साम्राज्य थे वो ज़्यादा डेवलप हुए हैं। ऐसे कई सारे साम्राज्य जो है वो मौर्य एम्पायर जब टूटा, विघटित हुआ, तो कई सारे छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जैसे कि शुंग शासक बने, कन्नौ, शक, सातवाहन, कुषाण, कनिष्क, ये सब आप देख सकते हैं। तो देखिए कुषाण एम्पायर इधर ये डेवलप किया था, ठीक है, कुषाण एम्पायर का ये मैप है, ये सातवाहन का मैप है। यहाँ पर दक्षिण में सातवाहन, उत्तर में कुषाण आप बोल सकते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल का टाइम फ्रेम आपको पता चल गया, 200 BCE से लेकर के 300 CE में, ठीक है, यानी कॉमन एरा में आ गए। फिर उसके बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल जो है, गुप्त काल का जो टाइम फ्रेम है वो है 300 CE से लेकर 600 CE तक,
ठीक है। इस समय गुप्तों का ये अंपायर आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंपायर है। इन लोगों ने कोशिश किया था, एक साम्राज्य बनाने की कोशिश किया लेकिन नहीं बन पाया था, ठीक है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है, यानी गुप्त के बाद का काल आता है। तो इस काल का जो टाइम फ्रेम होगा वो 600 CE से लेकर के 750 CE तक आप इसको मान सकते हैं, गुप्त काल के बाद के गुप्तोत्तर काल को, ठीक है। इस समय 3 खास करके जो है साम्राज्य डेवलप हुए। उत्तर में हर्षवर्धन का काल आप देख सकते हैं, एक इतना बड़ा एरिया डेवलप किया। और फिर दक्षिण में जब आते हैं तो आपको यहाँ पर पल्लव शासक आपको देखने को मिलते हैं दक्षिण साइड में, और चालुक्य आपको महाराष्ट्र वाले इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। पल्लव का जनरली अभी से आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा जो है पल्लव का देखने को मिलेगा। चालुक्य महाराष्ट्र वाले इलाके पर, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले इलाके पर वो अपना एरिया बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये पूरा गुप्तोत्तर काल का है स्थिति। फिर उसके बाद पूर्व मध्य काल आता है। तो पूर्व मध्य काल का जो टाइम फ्रेम होगा वो 750 से लेकर 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक हम इसको मान सकते हैं, यानी कि 1206 CE कॉमन एरा तक मानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में देखिए इस समय जो है पूर्व मध्य काल में कई सारे राज्य ऐसे छोटे छोटे बने थे, डेवलप किए थे। जैसे उत्तर में जब आप देखें उत्तर पश्चिम वाले इलाका में तो प्रतिहारों का शासन यहाँ पर देखने को मिलता है गुजरात साइड में, उत्तर पश्चिम वाले इलाके पे। फिर पूर्व में यदि आप देखेंगेगा तो पाल शासक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बंगाल साइड में, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप नीचे की ओर आइएगा महाराष्ट्र के साइड में तो आपको जो है ये राष्ट्रकूट का शासन दिखेगा, ठीक है। ये हालांकि शुरू में ठीक थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रकूट का जब अंत होता है तो उसके बाद फिर चालुक्य फिर से वहाँ पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो चालुक्य का यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कब्जा जमाते हैं, ठीक है। ये पूर्व मध्य काल में भी रहते हैं चालुक्य। और सबसे दक्षिण में आप देखिएगा तो चोल एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आता है। ये पूरा बंगाल के खाड़ी और इधर तक भी फैलता है, हमने पिछली क्लास में भी दिखाया था चोल साम्राज्य का मैप। तो ये पूर्व मध्य काल का इलाका है, यानी पूर्व मध्य काल का इलाका नहीं, टाइम लाइन आपको बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है मध्यकाल शुरू होता है, ठीक है। मध्यकाल का शुरुआत जो है 1206 ईस्वी से आप मान सकते हैं। ऐसे 1200 ऊपर बोल सकते हैं लेकिन 1206 में ही आप मानिए। 1206 से लेकर के 1757 CE तक आप मान सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गया, उसके बाद फिर मुगल काल का कहानी ही खत्म हो गया, लेकिन 1757 तक आप मान सकते हैं। वैसे मुगल वंश 1857 तक चला है लेकिन मध्यकाल आप यहाँ तक आप मानिए, ठीक है। इस समय जो है मध्यकाल में कई सारे वंश आपको देखने को मिलेंगे। 1206 ईस्वी से आपको जो है कई सारा वंश, मतलब तुर्कों का जब आगमन हो गया था तो इलवरी वंश सबसे पहले आया था। इलवरी यानी तुर्की का कुछ समुदाय का नाम था, कबीलाई समुदाय का, उसको इलवरी बोलते थे। तो उसी में तुर्की का एक गुलाम था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था उसका। तो उसने गुलाम वंश का स्थापना किया, उसको ममलूक वंश भी बोलते हैं, ममलूक वंश। ममलूक एक्चुअल में उसको भी गुलाम ही कहा जाता है। ममलूक का मतलब गुलाम ही होता है, दास टाइप का, ठीक है। एक होता है जन्मजात दास, एक होता है जन्म लेने के बाद जो दास बने हैं, ठीक है। तो इलवरी वंश का यदि टाइमलाइन यदि आपको हम बता दें तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1300 में नहीं जाएगा, 1206 से 1290 ईस्वी CE तक, कॉमन एरा तक इलवरी वंश, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का देखिए, खिलजी वंश आता है तो खिलजी वंश में आप बोलिएगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, इलवरी वंश में क्या है ना कि इस समय से मध्यकाल का जब शुरुआत हुआ तो 1206 ईस्वी से इसको सल्तनत काल बोलते हैं। सल्तनत काल में 4-5 वंश आते हैं। सल्तनत काल कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने आप को सुल्तान घोषित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा लिया, बोला कि अब से हम सुल्तान रहेंगे, ठीक है। और दिल्ली से ही शासन पूरा करता था, तो इसलिए सल्तनत काल बोला गया है, सुल्तान से सल्तनत हुआ है, ठीक है। अब जब सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आएंगे, इलवरी वंश, खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये सब सल्तनत काल के हैं, ठीक है। तो देखिए इलवरी वंश हो गया। खिलजी वंश का यदि टाइमलाइन बताए तो 1320 ईस्वी से लेकर यहाँ 1290 से लेकर 1320 CE तक आपको खिलजी वंश। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है। देखिए बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश किया है लेकिन उतना नहीं बन पाया। लेकिन तुगलक वंश में जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश किया, लेकिन इसमें देखिए सिंधु नदी के पश्चिम का भूभाग नहीं है, यानी काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका नहीं है, इधर यहाँ तक है और इधर
बिहार के कुछ भाग और झारखंड और उड़ीसा का भूभाग इसके अंदर नहीं आता है तुगलक वंश के हिसाब से। मतलब तुगलक साम्राज्य इतना बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी एक अखिल भारतीय रूप दे पाया है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो ये 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक CE तक जो है यहाँ पर रहा था। ठीक है, तुगलक वंश। उसके बाद फिर आते हैं तो सैयद वंश आता है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 CE तक यानी कॉमन एरा तक आपको देखने को मिलेगा इसका साम्राज्य। ठीक है, ये बहुत छोटा ही साम्राज्य रह पाया। एक्चुअल में एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखेगा, देखिए यहाँ 1412 में ख़त्म किया, लेकिन यहाँ 1414 से स्टार्ट हुआ, यानी 2 साल का गैप हो गया है। ठीक है, तो ये 2 साल पावर वैक्यूम इसको बोला जाता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कोई नहीं था। कारण जो तुगलक वंश का एक शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, वो बहुत कमज़ोर शासक था। तो तैमूर सब आकर के आक्रमण किया, उसको लूटा पूटा और फिर लूट के ले गया। लेकिन लूटा तो ये जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था वो गद्दी छोड़कर भाग गया। फिर आकर के खिज्र खां जो है उस पर आक्रमण करता है, उसकी गद्दी से हटाता है। फिर बाद में 2 साल का टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए वो भी मलिक तैमूर के सह पर खिज्र खान जो है ऐसा काम करता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसके डिटेल हम बात करेंगे बाद में, अभी बस टाइमलाइन को समझते हैं। तो 1451 तक आ गए। फिर लोधी वंश जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक CE तक आपको ये लोधी वंश दिखेंगे। ठीक है, अब लोधी वंश को 1526 में जो है बाबर हरा देता है पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, बाबर जो मुगल शासक यानी मुगल वंश का स्थापना करता है 1526 में। अब देखिए लोधी वंश एक ऐसा शासक है, यहाँ तक सल्तनत काल के शासक वंश रहे हैं सब। ये तुर्की का नहीं, ये अफगान शासक थे, अफगानिस्तान से आए थे। अब बाकी सब तुर्की शासक थे। ठीक है, तुर्की से आए थे, इतना समझ लीजिए। बाकी सब कहने का मतलब कौन कौन, यानी कि इलवरी वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश, ये सब तुर्की शासक थे और ये लोधी वंश अफगान शासक थे। ठीक है, आगे देखिए, ये अब बाबर 1526 से स्टार्ट करता है। ठीक है, 1526 से 1530 तक। ठीक है, पूरा स्थापना कर रखा है बाबर जो है, बाबर का ये टाइम फ्रेम है और ये मुगल वंश का स्थापना करता है। इसके बाद हुमायूं आता है, यहाँ तो अकबर दिया है। देखिए एक्चुअल में हुमायूं का जो स्थिति रहा है वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है। ठीक है, इसलिए इसका टाइमलाइन यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो हुमायूं के बारे में बात करते हैं। ये 1530 से लेकर 1540 यहाँ पर 1540 तक ये शासन करता है। उसके बाद शेरशाह सूरी आता है, इसको गद्दी से हटा देता है। ये बंगाल से आ रहा था, उससे युद्ध करके इसको ख़त्म किया। और शेरशाह सूरी 1445 में, ये 1545 में मर जाता है। वो भी अपने ही विस्फोट के कारण, बारूद फट जाता है तो वो मर जाता है। उसका कहानी बताएंगे, इंटरेस्टिंग है, बाद में बताएंगे। तो 1530 से 40 तक हुमायूं आया, उसके बाद भाग गया। ठीक है, अफगान में चल गया, ईरान साइड में। फिर वहाँ से अपने दोस्त के साथ मिल करके, और शेरशाह सूरी तो मर जाता है 1545 में है। 1555 में शेरशाह का उत्तराधिकारी सब गद्दी पर बैठा हुआ था, उससे लड़ता है हुमायूं, और 1555 में जो है और गद्दी पर फिर से बैठ जाता है हुमायूं। और 1556 में क्या होता है कि ये गद्दी से ये जो है ख़त्म हो जाता है इसका कहानी, यानी 1556 में इसका मृत्यु हो जाता है। 1 साल रहता है। कारण लाइब्रेरी में गया था, वहाँ से सीढ़ियों पर नीचे उतर रहा था, सीढ़ी से गिर के मर गया हुमायूं। समझ में आया? अब ये हुमायूं का टाइम लाइन था, कोई ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया था, इसलिए इसके बारे में इतना है, बाकी डिटेल बाद में। ये अकबर का टाइम है। तो अकबर जो है एक ऐसा शासक हुआ जो इधर काबुल, गजनी और कंधार वाले इलाके पर अपना नियंत्रण कर पाया था। तो ये एक शासक हुआ है, सिंधु नदी से पश्चिम के इलाके पर शासन किया है। ठीक है, अकबर का टाइम लाइन यदि हम बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये बड़ा शासन किया है। ठीक है, अकबर मुगल वंश का बड़ा शासक रहा है। तो ये अकबर का टाइम लाइन है दोस्त। अगला यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर औरंगजेब आ गया, लेकिन हाँ, अकबर के बाद औरंगजेब डायरेक्ट नहीं आया, उसका बेटा है जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर आया है। ठीक है, जहांगीर का यदि हम बात करें तो जहांगीर जो है 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक जो है कॉमन एरा तक ये शासन किया है। उसके बाद शाहजहां आता है। शाहजहां 1627 ईस्वी से लेकर 1628 में एक्चुअल में बनता है। ठीक है, 1628 से लेकर 1658 यानी 58 कॉमन एरा तक
आपको शाहजहाँ का टाइमलाइन दिखेगा। देखिए शाहजहाँ का जो टाइमलाइन है ना, अब यहाँ देखिए 1 साल का गैप है, 1627 और 28, 1 साल का गैप एक्चुअल में 1 साल नहीं है, ये अक्टूबर में मरता है, ये जनवरी में बन जाता है। तो जनवरी में क्यों बनता है, एक्चुअल में 2-3 महीना का जो गैप है वो क्यों हुआ, ये इसके कई सारे बेटे थे, खास करके 2 बेटों में, एक शाहजहाँ और एक नूरजहाँ का बेटा था एक, दोनों में उत्तराधिकारी को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष चला, और भी कई सारे थे इनके बेटे, उसमें भी संघर्ष चला, तो सबको हटाने में इसको थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो फिर जाकर के 1628 में ये शाहजहाँ गद्दे पर बैठता है, ठीक है। इसका टाइमलाइन यही है। औरंगजेब की यदि बात करें तो औरंगजेब का टाइमलाइन 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। ये औरंगजेब का ही टाइम है जो सबसे मतलब काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका तो है ही, यहाँ कृष्णा नदी तक का, बंगाल का पूरा इलाका, ये पूरा इतना बड़ा जो साम्राज्य बन पाया है। तो औरंगजेब के टाइम में एक मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर में बना था, और ये मुगल एम्पायर में औरंगजेब के टाइम में इतना बड़ा साम्राज्य बन पाया है दोस्त, ठीक है। अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया है औरंगजेब। और ये खास करके कृष्णा नदी से भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मराठों के साथ संघर्ष में जो है ना वो उलझ के रह गया। लगभग 25 साल मराठों के साथ उलझ के रहा है यहाँ पर। कारण क्या है, मराठों के साथ वो अहोम बोल रहे, हम कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है अभी बताते हैं। मराठों के साथ जो है ना वो संघर्ष में उलझ के रह गया लगभग 25 साल तक। कारण क्या है ना कि मराठा सब गोरिल्ला टैक्टिक्स का प्रैक्टिस, मतलब गोरिल्ला युद्ध के तरह जो है ना इनसे लड़ रहे थे, यानी कि छिप के वार करना, जंगल वगैरह थे तो छिप के वार करते थे। बहुत परेशान किया औरंगजेब को, लास्ट में वो हार मान गया। फिर वापस जाते समय अहमदनगर के पास उसका डेथ हो जाता है। डेथ के टाइम में वो एक बड़ा अच्छा बात बोलता है कि मेरे जीवन का एक सार हम बताते हैं। वो खुद ही बोला था कि मेरे जीवन का एक सार है कि मैं ही पूरे झगड़े की जड़ हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। ये बोल के फिर उसका कहानी खत्म होता है, मरता है। तो मुगल एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर बना है, ठीक है। औरंगजेब के बाद जो है मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है, टूट गया है, विखंडित हो गया है। इसके बाद फिर साम्राज्य जो है, देखिए इतिहास में हमने बताया था, शुरू में भी क्लास में बताया है आपको, जब पॉलिटिकल चेंज बता रहे थे तो, कि पहले साम्राज्य बनते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य, फिर टूटता है, फिर बनते हैं, फिर टूटता है, फिर बना, फिर टूटा। तो इतने बड़े एरिया पर, भौगोलिक एरिया पर शासन करना किसी भी शासक के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई रहा है। कारण क्या है, कारण फिर से बताते हैं, कल्चरल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है एक संस्कृति डेवलप हुआ, इसीलिए बोला जाता है कि विविधता में एकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं औरंगजेब के बाद। अब कई लोग क्या ना कि यहीं तक कहानी खत्म है, इसके आगे ही हम 1707 के बाद से ही जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत होगा। लेकिन कई लोगों के दिमाग में या फिर जहन में रहता है कि इसके बाद कोई मुगल वंश का शासक नहीं था, क्या था, वो इतना कारगर नहीं थे, इसलिए उनका बात नहीं किया जाता है इतिहास में। लेकिन आपको एक बता देते हैं ओवरव्यू की तरह पूरा जल्दी, ठीक है। देखिए एक दिमाग में आया था, अहोम वर्ड निकल गया था, तो आपको बताते हैं अहोम का क्या कहानी है। जहांगीर जो है अहोम राज्य से लड़ना शुरू किया था। इधर असम का इलाका है कुछ, ठीक है ना, ये ढाका पहुंच गए बांग्लादेश इधर, और इधर थोड़ा सा ये तो असम का इलाका है। और असम के इलाके में अहोम राज्य मतलब स्थापित है। उसमें भी लोग जंगल में रहते थे लोग, ठीक है। और उधर कुछ हिंदू लोग भी रहते थे, बौद्ध लोग भी रहते थे, बौद्ध और हिंदू लोग, ठीक है। तो अहोम राज्य था एक, उसमें जहांगीर 1615 में लगता है कि शायद 1615 में जहांगीर उधर के एरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। कारण वहाँ भी वही स्थिति था, गोरिल्ला युद्ध के तहत वो लोग लड़ते थे, छिप के वार करते थे, पता ही नहीं चलता था कब से किधर से कौन आ रहे हैं वार कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता था। तो जहांगीर भी उलझ के रह गया था, बाद में तो छोड़ भी दिया। उसके बाद औरंगजेब जब आया ना 1658 में, वो भी कोशिश किया बहुत। औरंगजेब तो प्रताड़ित बहुत किया वहाँ के लोगों को पकड़ के, लेकिन फिर भी अहोम राज्य पर जीत नहीं पाया था, ठीक है। और 1682 में वो फिर छोड़ के भाग आया कि छोड़ो जा, वो नहीं होगा कब्जा, फिर मराठा में आके उलझ गया। तो ये कहानी रहा है अहोम राज्य का। ऐसे डिटेल में हम बात करेंगे ही अहोम के बारे में, अहोम विद्रोह जब पढ़ेंगे तब, मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में तो नहीं, ये मध्यकाल का स्थिति है, ठीक है। तो बाद में पढ़ेंगे, ये सब तनाव नहीं लेना है। चलिए आगे समझते हैं ये अखिल भारतीय साम्राज्य। देखिए एक थोड़ा सा आपको तुलना यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले मौर्य एम्पायर, देखिए काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका पर जीत हासिल। फिर उसके बाद तुगलक ने तो नहीं हासिल किया था, लेकिन ये मुगल एम्पायर में काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका जो है
जीत हासिल हुआ है। ये हम बार बार इसको क्यों बता रहे हैं, इसका यूज है आगे, ठीक है ना। कारण सिंधु नदी के दक्षिण वाले, सिंधु नदी के जो पश्चिम वाला इलाका है, हिंदू कुश रेंज पहाड़ियाँ, वो भारत को प्रोटेक्ट करता है, नेचुरली प्रोटेक्ट करता है, और ऊपर से हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भारत एक व्यवस्थित रूप से प्रोटेक्टेड कंट्री बना हुआ था, इसलिए बार बार हम उसको दिखा रहे हैं। और ये तो अखिल भारतीय साम्राज्य है जो सबसे पहले ये मौर्यों ने डेवलप किया था, फिर उसके बाद ये तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक खिलजी स्टार्ट किया था, तुगलक वहाँ तक लेकर के आया है, फिर औरंगजेब के टाइम में ये सबसे बड़ा साम्राज्य बन के डेवलप हुआ। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, पूरा इतिहास में यही 3 है जो अखिल भारतीय साम्राज्य बना पाए हैं। ये भी बना पाए हैं, लगभग खाली 2 चीज़ छूट गया है, एक इधर वाला इलाका, ठीक है। चलिए आगे अब बता देते हैं आपको सारा कहानी कि 1707 के बाद कौन कौन से आए। ये 1751 का एक मैप हमने ढूंढा था कि कैसे जो है विघटित हो गया था, बंगाल अलग बना, फिर उसके बाद अवध बना, फिर इधर आप देखिएगा तो जाट राज्य है, फिर इधर आपको हैदराबाद दिखेगा, फर्रुखाबाद दिखेगा, कई सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य जो है देखने को मिला, भरतपुर, ये सब। अब देखिए आगे हम समझते हैं, ठीक है। 1707 के बाद एक आता है जिसका नाम क्या नाम है उसका, बहादुर शाह का नाम, ऐसे मुअज्जम नाम है उसका, ठीक है, मुअज्जम। लेकिन ये बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट, प्रथम के नाम से ये डेवलप होता है, यानी कि अपने शासन मतलब शुरू करता है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक शासक आता है बहादुर शाह के बाद, जहांदार शाह, ठीक है। ये जो है 1712 से 13 CE तक रहता है, मतलब एक ही साल रहता है। उसके बाद फिर आता है फर्रुखसियर आता है, ये 1713 से लेकर के 1719 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फर्रुखसियर के बाद एक्चुअल में रफ़ी-उद-दराज है, रफ़ी-उद-दौला है, इसके बारे में बात करें या फिर नहीं करें, बाद में बात करते हैं, ठीक है। रफ़ी-उद-दराज, रफ़ी-उद-दौला 2 गो शासक आते हैं, लेकिन 19 में ही कहानी उनका खत्म हो जाता है, और 19 में ही एक बनता है मोहम्मद, लिख ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज क्यों होगा, उद-दराज और रफ़ी-उद-दौला, ठीक है। 1719 में ही आया, 19 में ही ख़त्म, 19 में ही आया, 19 में ही ख़त्म। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, ठीक है, आता है। इसका रोशन अख्तर नाम है, ठीक है ना, रोशन अख्तर। इसको मोहम्मद शाह की उपाधि दे करके सैयद बंधु जो हैं इनको शासक बनाए थे 1719 में, ये 1748 ईस्वी तक रहे हैं। इसी के काल में जो है ना, आप देखिएगा ना कि बहुत सारा साम्राज्य टूट जाता है, बंगाल, हैदराबाद, अवध, फिर ये फर्रुखाबाद, भरतपुर, सब कई सारे राज्य इसी के काल में टूट जाते हैं। और इसी के काल में नादिर शाह का अटैक होता है 1739 में, और इसी के काल में पहली बार अहमद शाह अब्दाली का भी अटैक होता है 1748 में। और ये अपने नाच रंग में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इनको रंगीला बोला जाता है। इनको कोई मतलब ही नहीं करने राज टूट रहा है, करने कौन अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये हाल है इनका। उसके बाद फिर अहमद शाह आते हैं 1748 से 1754, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं अहमद शाह के बाद आप देखिएगा तो अहमद शाह हो गया, हाँ ठीक है। फिर आलमगीर आता है, आलमगीर सेकंड, द्वितीय इसको बोलते हैं, आलमगीर सेकंड, 54 से लेकर 1759 तक, ठीक है। देखिए आलमगीर पहला कौन था, तो औरंगजेब को आलमगीर पहला बोलते हैं, मतलब फर्स्ट बोलते हैं, उसका आलमगीर नाम था औरंगजेब का, इसलिए आलमगीर सेकंड दूसरा बार आया, ठीक है। आलमगीर, उसका औरंगजेब का बड़ा बड़का नाम है, नाम पता है क्या है उसका, अबुल मुजफ्फर, देखिए पूरा नाम ध्यान में नहीं है, अबुल मुजफ्फर
मुहिउद्दीन, और उसके बाद फिर और कुछ नाम है उसका, और बड़ा बड़का नाम है, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर, मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। देखिए क्या नाम है, देखिए फिर से सुनिए, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, ऐसा नाम है उसका, औरंगजेब का इतना बड़ा नाम है। तो ये हाल है इसका, ठीक है। तो ये पूरा जो है, यहाँ पर हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा भाई, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आलमगीर के बाद फिर कौन आता है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये जो है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, ठीक है। उसके इसको बोलते हैं बिना ताज का बादशाह। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हार गया औरंगजेब ये अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, तो फिर ये अवध के नवाब के पास, शुजाउद्दौला के पास जाकर के शरण लेता है, और ये बिना ताज का बादशाह इसको बोलते हैं। इसके बारे में भी कहानी बताएंगे आपको। और फर्रुखसियर के टाइम से जो है ना औरंगजेब का जो है स्थिति बदल जाता है, कारण फर्रुखसियर जो है ना व्यापारिक छूट बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं। और ये फर्रुखसियर को एक्चुअल में सैयद बंधु ही मरवाए थे, कारण सैयद बंधु इसको शासक बनाया और उसी के खिलाफ ये जो है ना षड्यंत्र रचने लगा था, इसलिए वो किंग मेकर था भाई सैयद बंधु। तो ये शाह आलम द्वितीय हो गया। इसके बाद फिर एक और बनता है जिसको अकबर द्वितीय बोलते हैं, अकबर सेकेंड। अकबर फर्स्ट तो आपको बता ही दिए हैं। अकबर सेकेंड 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक CE। और इसके बाद फिर आता है बहादुर शाह, बहादुर शाह सेकेंड। फर्स्ट तो ये है, ठीक है, ये सेकेंड, यानी इसको जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर, इसको सेकेंड भी बोल सकते हैं, बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह जफर ये 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ है, रिवोल्यूशन हुआ है, 1857 का क्रांति, उस समय इसको मतलब ये तो हार ही गया, ऊपर से इसको गिरफ्तार करके फिर भेज देता है वहाँ बर्मा में, और अंग्रेज ये सब, फिर वहीं पर इसका डेथ होता है आगे ढेर दिन बाद। तो ये जो है ये पूरा मुगल वंश यहीं तक था। इसके बाद ये बहादुर शाह की कहानी ख़त्म। वंश तो आगे चला ही होगा, लेकिन यहाँ तक पूरा डिटेल रहता है, आप यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बहादुर शाह जफर को मार के ना इसके बेटों को थाली में सजा करके दिया था सर ये अंग्रेजों ने। बड़ा दुखद स्थिति रहा है बहादुर शाह जफर का। ये एक शायर भी था, यानी कि शायरी करते रहता था। ये उस टाइम जब सिचुएशन इसका पूरा ख़राब था तो गिरफ्तार हो चुका था। उस टाइम ये एक शायरी बोला करता था, पता है वो शायरी क्या था? उम्र ए दराज मांग कर लाए थे 2-4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। इसका कहना यही था कि भगवान से 2-4 दिन हम उम्र मान के लाए थे, 2 गो इच्छा में चला गया और 2 गो इंतजार करते हुए चला गया। कितना बदनसीब है हम कि हमको एक मतलब ज़मीन भी नहीं मिला हमको दफन करने के लिए। वो हाल ये अपना शायरी के तहत अपना इमोशंस व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ये 1857 के जब क्रांति हुआ था उस समय का ये मैप है भाई, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ये पूरा एक टाइमलाइन फिर से आपको दिखा देते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 BC, बुद्ध काल 600 से 400 BC, मौर्य काल 400 से 200 BC, मौर्योत्तर काल 200 BC से 300 CE, गुप्त काल 300 से 600 CE, गुप्तोत्तर काल 600 से 750 CE, पूर्व मध्यकाल 750 से 1206 CE, और मध्यकाल 1206 से 1757 तक यहाँ लिए हैं हम, ठीक है। क्योंकि बेटा लोग प्लासी होता है ना 1757 में, उसी के बाद माना जाता है कि आधुनिक काल का शुरुआत ऐसे हम मान सकते हैं। कई सारे ऐसे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि 1857 से मानेंगे, लेकिन अभी तक मान्यता यही है भाई। और सल्तनत काल 1206 से 1526 तक जो लोधी वंश खत्म हो जाता है उस समय। मुगल काल का शुरुआत होता है 1526 से 1707 ईस्वी तक, और मुगल वंश 1857 में इसका कहानी लगभग ख़त्म हो चुका है, वो बहादुर शाह जफर जब डेट करता है तो, ठीक है। तो ये कहानी पूरा रहा दोस्त। तो शायद आपको ये पूरा टाइमलाइन समझ में आ गया होगा। बहुत स्पीड में काम किए हैं, यानी कि स्पीड में बताने की कोशिश की है, हर चीज़ जो है
ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और अगली बार से अब कोशिश करेंगे ना, अगली क्लास से शायद मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक। राजनीतिक चेंज देखें, आर्थिक चेंज देखें, फिर सामाजिक बदलाव देखें, सांस्कृतिक परिवर्तन, हमने सब चीज़ समझ लिया है लगभग एक संक्षिप्त रूप में, ठीक है। गहराई से नहीं गए हैं, लेकिन संक्षिप्त जानकारी हम लोगों के पास है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर आपको इन सारे चीज़ों से लेकर के कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज़ें आपको पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। मिलते हैं फिर।